हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीरीज़ ऑफ चैप्टर चल रही है जिसके अंदर मैंने आपको रिवीजन कराया था इससे पहले वाली वीडियो में शीत युद्ध का। शीत युद्ध क्या है, ओवरऑल चैप्टर में क्या दिया गया है, वो मैंने आपको कराया था। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के जो हमारे एनुअल एग्जाम्स हैं, बोर्ड के पेपर है, उनमें आए हुए हैं। तो उन्हीं में से मैंने टोटल 10 क्वेश्चन छांटे हैं। देखो, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब है शब्द, थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस यही आते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर कुछ अलग क्वेश्चन आ जाता है। ये वो 10 के 10 ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के। 4 और 6 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। मैंने 1 मार्क के अभी नहीं लिए हैं क्योंकि 1 मार्क के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर लाइन में 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। कहने के लिए मैं 20 क्वेश्चन लिख दूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पूरे चैप्टर में से 1 मार्क के कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन 4 और 6 के जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा या इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो पहले जान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। देखो, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। शीत युद्ध क्या था ये हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। 1945 में एक युद्ध शुरू हुआ था अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य, जिसके अंदर ये युद्ध में कभी परिवर्तित नहीं हो पाया। ये हमेशा एक शांत युद्ध ही बना रहा। इसके कारण क्या थे ये भी काफ़ी डिटेलिंग में उस वीडियो में बताया गया है कि विचारधारात्मक लड़ाई थी, शस्त्रों की होड़ थी, अपने आप को बड़ा बताना था और विश्व में अपने आप को एकमात्र शक्ति बताना था। तो ये क्वेश्चन 4 का भी आ सकता है और 6 का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके प्रमुख घटनाक्रम बताइए। तो आपकी बुक में पहला ही जो पॉइंट है वो क्यूबा मिसाइल संकट है। वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये वो संकट था जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो शीत युद्ध है एक युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि जो विश्व है उसको तीसरे विश्व युद्ध को ना देखना पड़े। तो इसके सारे घटनाक्रम आपको डिटेलिंग में बतानी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ व अमेरिका किस प्रकार महाशक्ति के रूप में उभरे। बार बार मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग में इनके आंसर्स हैं। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सोवियत संघ और अमेरिका विश्व में अकेले 2 महाशक्ति बचे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों में ही आपस में होड़ चली कि कौन बन सकता है, कौन यूनिपोलर वर्ल्ड बना सकता है, यानी कि केंद्रीकृत विश्व में रूल कर सकता है। इसीलिए इन दोनों का जो उभरना है, तो इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कैसे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, वो सब आपको बताना पड़ेगा 6 मार्क्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शीत युद्ध में हथियारों की होड़, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही अपने आप को क्योंकि अच्छा बताना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बैक टू बैक हथियार बनाने शुरू किए। लेकिन साथ ही इस समय पे हथियारों पर नियंत्रण भी किया गया। आपको बताया है कि चैप्टर में आखिरी में बहुत सारे ऐसे संधियाँ दी गई हैं, मैंने भी आपको बताई थी, एनटीबीटी है, स्टार 1 स्टार 2। तो उसके अंदर क्या है कि हथियारों को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि इन्होंने इतने हथियार बना लिए थे, ये कहीं ना कहीं विश्व के साथ साथ, विश्व तो चलो दूसरी बात है, इनके खुद के लिए खतरा पैदा हो रहा था कि अगर गलती से भी किसी एक देश से कोई हथियार का प्रयोग हो जाता तो दूसरा देश उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता। तो इन दोनों के क्या कारण है ये मैंने आपको एक बता भी दिया है, इसके अलावा पहले वाली वीडियोस में भी सब अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों रखती थी, 3 कारण बताइए। देखो, छोटे देश क्यों रखते हैं वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका जैसे हैं, रूस जैसे हैं, उनको क्या ज़रूरत है छोटे देशों का सपोर्ट लेने के लिए। तो 3 कारण आपको बताने हैं। पहला तो क्या हो गया कि इनको संसाधन मिल जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं। दूसरा, कई बार ये छोटे छोटे देश इनको फाइनेंशियल हेल्प भी दे देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। और तीसरा, अपने
अड्डे बनाने के लिए, जैसे कि आप क्यूबा को ही देख लो, रूस ने क्यूबा के ऊपर अपना अड्डा बना लिया तो अमेरिका के कितने करीब आ गया, उसने अमेरिका तक को डरा दिया। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये छोटे देशों के साथ गठबंधन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? तो पहली बात तो सिंपल सी बात है, क्या नीति अपनाई थी भारत ने? गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। अब ये बताइए, हमें बताना जो है इसके अंदर मेन वो है कि क्या वो सही था या नहीं। तो बच्चों पहली बात तो क्या आप मानते हैं, तो इसमें आपके ऊपर डिसीजन आ जाता है। वैसे इसका करेक्ट आंसर है हाँ, क्योंकि भारत अगर किसी एक खेमे में भी शामिल होता तो शायद भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। कहीं वो मान लो कि वो अमेरिका में शामिल हुआ और रूस जीत गया तो भारत वापस किसी का गुलाम बन जाता। ऐसे ही अगर रूस के साथ शामिल होता और अमेरिका जीत जाता तो भारत कहीं ना कहीं उसको उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता जिस ग्रुप में वो ऐड होता। और अगर भारत दोनों ही ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब वो बिना किसी के डरे उसने डिसीजंस लिए, उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने बिना झिझके, बिना किसी से डरे अपने हितों को साधने के कार्य किए, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा फैसला साबित हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वापस इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरे दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? सेम वही वाला आंसर है कि अगर वो अमेरिका के गुट में शामिल होते या दूसरी दुनिया यानी कि रूस के गुट में शामिल होते तो अपने आप नकारात्मक प्रभाव उनको देखने को मिलते। लेकिन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये उनके लिए एक तीसरा विकल्प के रूप में सामने आया कि कैसे वो विकास की राह पर चल सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े में फंसे। तो ये भी आंसर आपका 6 मार्क्स का है। प्रॉपर इसमें आपको पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था ये बताना पड़ेगा और ये कैसे मदद किया उनके विकास के लिए ये भी बताना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सभी आयाम बताने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने लाया था ना कि जो अल्प विकसित देश है उनके लिए क्या किया गया है। तो इसके 4 आयाम है बेटा। पहला आयाम क्या था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आके अपना सामान बेच लेती हैं, लेकिन ये छोटी कंट्रियाँ बड़ी कंट्रियों में सामान नहीं बेच पाती। तो पहला इनका पॉइंट था कि हम भी अपने सामान को बड़े देशों में बेच सके यानी कि विकसित देशों में बेच सके। दूसरा, इनके संसाधनों पर इन्हीं का अधिकार रहे यानी कि अल्प विकसित देशों पर उन्हीं के संसाधनों का अधिकार रहे। तीसरा, सस्ते दामों पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, अमेरिका वगैरह जैसे देशों से पश्चिमी देशों की जो तकनीकी हैं वो इनको अवेलेबल हो। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इनको भी अपने आप को बताने का, अपने मुद्दों को रखने का मौका मिल सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, आज के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक है। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण भी दीजिए। देखो अब ये है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, आपको पक्ष या विपक्ष में उत्तर देना पड़ता है। आज के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक है यानी कि अब उसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। जो 1945 में विश्व शीत युद्ध हुआ था उसके लिए जो ये आंदोलन चलाया गया था अब उसका कोई मतलब नहीं है। अपने उत्तर के पक्ष में आपको उदाहरण देना है। तो पहली बात तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है, भले ही अब इसका उद्देश्य बदल चुका है। पहले इसका जो शुरुआत हुई थी वो विश्व शीत युद्ध से बचने के लिए की गई थी, पर आज के समय में इसकी जो आवश्यकता है वो अल्प विकसित देशों को विकसित देशों की रणनीतियों से, नीतियों से बचाने के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाने के लिए है। तो नहीं, पहले आप क्या लिखोगे आंसर में, नहीं, और फिर अपने नहीं को जस्टिफाई करना है विद एग्जांपल्स कि कैसे ये एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को या अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विकास की राह में एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा भारत के 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक बिंदु बताइए। देखो ये लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन
कि सकारात्मक बिंदु तो ये हुए कि एक तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी की पहल किए, बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल स्वतंत्रता से अपना निर्णय ले सका। दूसरा, दोनों ही ग्रुप के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी कि अगर कोई एक ग्रुप धोखा दे देता तो 101% दूसरा ग्रुप भारत को सपोर्ट कर लेता। देखो, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी। बुराइयाँ क्या सामने आई? एक तो भारत को बोला गया कि आप एक तरीके से तटस्थ रहे, आपने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया विश्व अर्थव्यवस्था से, जो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप इस विश्व के हिस्सा हैं तो आपको खुलकर सामने बोलना चाहिए था कि कौन सही है और कौन गलत है। और दूसरा, अगर आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला रहे हैं तो 1971 में फिर आपने दोस्ती क्यों करी रूस के साथ 20 साल की? आप तो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं थे, आपके तो दोनों ही दोस्त थे, तो फिर रूस के साथ स्पेशल ट्रीटी साइन करने की, संधि साइन करने की क्या ज़रूरत थी 20 साल की? तो ये दो सकारात्मक और दो नकारात्मक हैं। लास्ट बट पॉइंट यही है कि अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इनके आंसर्स थोड़ा सा जल्दी बता दूं, अगर आपको फिर भी आंसर प्रॉपर राइटिंग में चाहिए तो आप इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। तो उसके बाद ये आपका चैप्टर हो जाता है बिल्कुल पूरा, शीत युद्ध। इस बार क्या हो गया ना बेटा, 30% कोर्स हमारा हो गया है कम, तो इसलिए हर चैप्टर है इम्पॉर्टेंट। अभी तो क्या होता था कि गिने चुने क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पर क्योंकि 30% कोर्स कम हो गया है, पर पेपर तो अभी भी 80 का आएगा, तो इट मीन्स कि इनकी जो वेटेज है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमें हर चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। तो इस वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड में हम मिलेंगे, जो कि हो गई हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि जो ध्रुवीय व्यवस्था थी उसकी समाप्ति। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।